हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं नमस्ते। आप सबका बायोलैब एचटी यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायो। इससे पहले हमने डिस्कस किया था तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, ऑल अबाउट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है, और उससे पहले देखिए मैं ब्रांचेस आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ये ब्रांचेस एवरी टाइम हर साल एग्जाम में भी आती है, एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप में, डिफाइन बायोलॉजी विद इट इज इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। तो आप सिंपली इस ब्रांचेस को समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ मैं ब्रांचेस के साथ आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे बुक में एग्जांपल्स मेंशन नहीं है। हमारे बुक में आप देखेंगे तो एग्जांपल मेंशन नहीं है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप क्या करते हो, एग्जांपल बताते हो काफी डिटेल में बताते हो। ये डिटेल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ। एमसीक्यूज के पॉइंट्स है ये, एग्जांपल कभी कभी एमसीक्यूज में आता है। तो सिंपली टर्म्स में अगर आप डेफिनेशन को क्लियर कर लेंगे, डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, उसके साथ आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद हो सकती है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी है क्या? सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनल। स्टडी होती है सेल ऑर्गेनल की, स्टडी होती है। सेल ऑर्गेनल में कौन से प्रोसेस होती है? सेल ऑर्गेनल में एक तो माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस और माइटोसिस क्या है? फर्स्टली देखिए, आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम। एक ये सेल है, ठीक है, एक सेल है ये सेल के इनसाइड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, आपने पढ़ा होगा। ये सेल के इनर साइड जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इनसाइड डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, जो कि थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि हमारे जिस्म के अंदर क्रोमोसोम का तादाद कितना है, आप अगर कमेंट में बताएं मैं हमारे जिस्म के अंदर क्रोमोसोम का तादाद कितना है, आप बताएंगे सर 46। नहीं, हमारे जिस्म बेटा 46 क्रोमोसोम का तादाद नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर क्रोमोसोम का तादाद होता है 75 ट्रिलियन। याद रखना, ये एमसीक्यूज की पॉइंट है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि हमारे जिस्म के अंदर क्रोमोसोम का तादाद बताए, तो होगा बेटा 75 ट्रिलियन। अगर हमारे जिस्म के सेल की बात करें, अगर हमारे जिस्म के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का तादाद कितना होगा, तो हमारे जिस्म के एक सेल के अंदर होगा क्रोमोसोम का तादाद 46 क्रोमोसोम होगा एक सेल के अंदर। हमारे जिस्म के अंदर होंगे 75। अब देखिए क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम बेटा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि डीएनए के अंदर हमको मिलती है, सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर मिलती है। जब फ्यूजन होती है, जब गेमेट्स मिलती है, स्पर्म और ओवम जब मिलती है, हम मेल गेमेट को कहेंगे स्पर्म और फीमेल गेमेट को कहेंगे ओवम। जब ये कंबाइन होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं कौन से सेल में? स्पर्म सेल में, और 46 ओवम सेल में। जब ये कंबाइन होंगे बेटा, तो ये फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट की। ये जाइगोट की फॉर्मेशन करके ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में कितने आएंगे? आ जाएंगे क्रोमोसोम, ये आ जाएंगे 46। तो ये बेटा माइटोसिस डिवीजन हो गई। ये माइटोसिस डिवीजन हो गई, सेल ऑर्गेनल की माइटोसिस डिवीजन होगी, और ये किसे क्या कर लिया बेटा? डाटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर ली। ये एक डाटा न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर ली। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं ओवम की। माइटोसिस डिवीजन के दौरान वो फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट की। या 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे इस जाइगोट के अंदर। बेटा इसे हम डाटर न्यूक्लियाई कहते हैं। हम डाटर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? अब क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी कॉल डाटर न्यूक्लियाई, हम इसको डाटर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? डाटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि बेटा आपने सुना होगा सिर्फ और सिर्फ डाक्टर में फीमेल में कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। फीमेल में कैपेबिलिटी होती है किसी की फर्टिलाइजेशन करने की, किसी को पैदा करने की। आपने ऐसा तो नहीं सुना है कभी मेल भी किसी को पैदा कर लिया, ठीक है, मेल की डिलीवरी होगी, आपने सुना है कभी? फीमेल की अक्सर सुनना आप सुनती है कि फीमेल की डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो फिर डॉक्टर निकले हम इस वजह से कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर में ये एक होती है, एबिलिटी होती है उसको, जो कि रिप्रोडक्शन की, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये होती है स्टेज सेल ऑर्गेनल की, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस आ गए। उसके बाद देखिए फिजियोलॉजी क्या है। सेल बायोलॉजी को अनदर टर्म हम यूज क्या करेंगे? सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज की पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है, व्हाई व्हाट आर द अनदर टर्म फॉर सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। उसके बाद फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी का फिजियो वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज का मकसद क्या है? फिजियो। फिजियो मींस नेचर। फिजियो की माना क्या है? नेचर है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ बॉडी वर्क्स। इस स्टडी है कि जिस्म कैसे काम कर रहा है। अगर हमारे जिस्म की बात करेंगे, जिस्म कैसे काम करेगा, उसकी स्टडी को हम सिंपली क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। Okay, how body works. Physio word is taken from Greek language. Physio means nature.
हमारा जिस्म कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। जैसे हम आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, कैसे मूव कर रहा हूँ, तो ये आवर स्टडी फिजियोलॉजी में आ जाएगी, ठीक है। तो फिजियो मीन्स नेचर, स्टडी ऑफ हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ बॉडी एक्ट्स, जिस्म कैसे काम कर रहा है, जिस्म कैसे एक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी कौन सी ब्रांच में आ जाएगी, फिजियोलॉजी में आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी आल्सो नोन एज फॉसिल साइंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल साइंस भी कहते हैं, अनदर टर्म यूज करते हैं। और अब फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स क्या आप देखेंगे, आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले की अगर आप बात करेंगे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहा करते थे, तब क्या होता था बेटा, आपने सुना होगा, प्लांट्स बहुत ही साइज में लोंगर हुआ करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में प्लांट बहुत ही लोंगर हुआ करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट के बारे में आपने सुना होगा। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम प्लांट की साइज बहुत ज्यादा थी, इंसानों की साइज ज्यादा थी, डायनासोर भी थे। तो तब क्या हुआ बेटा, डिकम्पोजिशन हो गई, कोई ऐसी चेंजिंग आ गई, डिकम्पोजिशन आ गई, ये दुनिया की जो जो भी मखलूकात थी, प्लांट्स थे, डायनासोर थे, वो दुनिया की जमीन के अंदर डिकम्पोज हो गई। अब डिकम्पोज हो गई, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दुनिया में सर्वाइव करते थे, तो हम उनका डीएनए चेक करते हैं, हमको डीएनए की हेल्प से पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में थे पहले, तो डीएनए की हेल्प से हम उसका पता लगाते हैं। तो फॉसिल्स बेसिकली उनके अंदर फॉसिल्स होती है। तो फॉसिल्स होते क्या है बेटा, फॉसिल्स होती है सिंपली डेड रिमेन, जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से चले गए उसके डेड रिमेन्स होती है, जो दुनिया में रहती है ऑर्गेनिज्म में, जो कि रॉक्स, पत्थरों के अंदर या जमीन के अंदर महफूज होते हैं, तो उनकी स्टडी को सिंपली हम फॉसिल्स कहते हैं। तो पैलेंटोलॉजी आल्सो कॉल्ड फॉसिल साइंस। तो फॉसिल्स क्या है मैंने अभी आपको बताया। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की आप बात करेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो कि एक रिलेशनशिप बताती है हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट में, हमारा जो कि एनवायरमेंट में रिलेशनशिप कैसा है, हमारा एनवायरमेंट में जैसा रिलेशनशिप होगा वैसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। जिसका मिसाल आप लिख सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो कि सर्कुलेट हो रही है, तो वो मिसाल आ जाएगा कौन सी ब्रांच में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। हमारा माहौल से बिहेवियर कैसा है, अगर आप देखेंगे हमारा माहौल से बिहेवियर कैसा होगा, हम जैसा ही माहौल से बिहेवियर करेंगे, माहौल भी हमको वैसा ही बिहेवियर देगा। अगर हम माहौल को गंदा करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, माहौल को गंदा करती है, माहौल को गंदा करती है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। हमारा माहौल से रिलेशनशिप कैसा है, तो उसे कौन सी ब्रांच बताएगी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी बताएगी। अगर हमारा माहौल से रिलेशनशिप अच्छा होगा, प्लांट, अगर आप अभी के टाइम में देखें, जून जुलाई की सीजन है तो बहुत सारी गर्मियां हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि प्लांट्स बहुत कम है। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स क्या कहते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर प्लांट्स कम होंगे तो क्या होगा, हीट ज्यादा हो जाएगी। बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे थे जो कि इंसानों ने अपने फायदे के लिए ले लिए, ठीक है, तो उस वजह से ये क्या हो रहा है, ये डिफिकल्टीज हमको आ रही है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है इस ऐसे किस्म के रिलेशनशिप की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का माहौल से हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोशल बायोलॉजी क्या है। सोशल बायोलॉजी किसे हम कहते हैं, सोशल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक्स कम्युनिटी। सोशल बिहेवियर की स्टडी होती है जो कि मिलकर कम्युनिटी को फॉर्मेशन करती है। एक कम्युनिटी, जैसे आपने सुना होगा मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये मुख्तलिफ कम्युनिटी है। तो बेटा ये कम्युनिटी क्या है, सोशल बायोलॉजी बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है सोशल बिहेवियर का, जो कि एनिमल का, जो मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि डॉग कम्युनिटी हो गई, टाइगर कम्युनिटी हो गई, जो कि एनवायरमेंट में रह रहे हैं। अब सोशल बायोलॉजी में क्या होगा, आपने देखा होगा जंगल में, फॉरेस्ट में टाइगर कम्युनिटी हो गई, या दूसरी जगह मधुमक्खियों की कम्युनिटी हो गई। अगर हम उनके एनवायरमेंट में इन होंगे, देखिए टाइगर की कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट में रहता है, अगर हम फॉरेस्ट में चल जाएंगे तो कम्युनिटी में क्या करें, हमको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उनकी एक कम्युनिटी है, उनका एक सोशल बिहेवियर है। तो सोशल बायोलॉजी स्टडी होती है कम्युनिटी की, जो ऑर्गेनिज्म मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में दूसरा कोई आदमी आ जाता है, जैसे ही डॉग की कम्युनिटी होती है, हमारे विलेज में कुछ डॉग होती है, ठीक है, उनकी एक कम्युनिटी है। अगर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, उसको क्या करते हैं, तीर फाड़ के खा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की एक कम्युनिटी बनी हुई होती है। जैसे फॉरेस्ट में आप चले जाएंगे, फोक्स की कम्युनिटी होती है, ठीक है, फोक्स की कम्युनिटी, वो फोक्स की कम्युनिटी क्या होती है, वो फोक्स एक ग्रुप में होते हैं, कम्युनिटी बना के रहते हैं। अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म वहां पे पहुंच जाता है तो उसको वो चीर फाड़ के खा जाते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी होती है। तो सिंपली आप क्या बताएंगे, सोशल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, जिसका मिसाल आप बताएंगे लायंस बिहेवियर, लायन का बिहेवियर देखेंगे। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म लायन की फॉरेस्ट में इन होगा, जंगल में इन होगा, लायन क्या करेगा, उसको चीर फाड़ के खा जाएगा। तो ये सिंपली सोशल बायोलॉजी हो गई। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं मुफ्तखोर ऑर्गेनिज्म को। ये मुफ्तखोर ऑर्गेनिज्म कौन से होती है,
मुफ्त खोर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि खुद तो फायदा लेते हैं लेकिन हमको किसी किस्म का फायदा नहीं देते, उससे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट आर दूज ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में आप देखें, पैरासाइट आर दूज ऑर्गेनिज्म विच में गेट बेनिफिट फ्रॉम होस्ट बट दे कैन नॉट गिव बेनिफिट टू द होस्ट, दे मे लिव इनसाइड और आउटसाइड होस्ट बॉडी। ये होस्ट बॉडी के अंदर भी रह सकती है, होस्ट बॉडी के बाहर भी रह सकती है। ठीक है, पैरासाइट होते कौन सी है, पैरासाइट मुफ्त खोर को कहते हैं जो कि खुद फायदा लेते हैं, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है एक्सोपैरासाइट। ये एंडो और एक्सोपैरासाइट क्या है, एंडोपैरासाइट, एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड। एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट हम किसे कहते हैं, एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो कि जिस्म के अंदर रहते हैं, एक्सो वो जो कि जिस्म के बाहर रहती है। जिस्म के बाहर कौन से पैरासाइट रहते हैं, मुफ्त खोर कौन से रहते हैं, और जिस्म के अंदर कौन से रहते हैं। एंडोपैरासाइट का मिसाल लिखेंगे बेटा टैपवर्म, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे वो क्या कहते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो क्या कहते हैं 10 पार्टिकल खाते रहती है। छोटे बच्चे होती है 2 साल की 3 साल की, वो क्या करती है जो भी मिलेगा डायरेक्टली इन कर लेंगे, ठीक है, हजम हो जाएगा उनको लगेगा, लेकिन 10 पार्टिकल जो भी खा रहे हैं वो जाके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके टेपवर्म कीरू की फॉर्म में आ जाएगा। तो टेपवर्म क्या है, सिंपली एक पैरासाइट है, मुफ्त खोर है, जो कि इंटेंस टाइम आ जाएगा। फिर बच्चों की क्या हालत होगी, बच्चों की हालत वही होगी, वो ग्रोथ नहीं होगी, न्यूट्रिशन की वीकनेस हो जाएगी बच्चों में। तो ये सिंपली हो जाएगा ड्यू टू पैरासाइट। या आपने थर्ड साइट देखा होगा, थर्ड साइट के बच्चों को देखा होगा, उनका क्या होगा, रीजन क्या होगा, आपको उनके पेट को देखा होगा बिल्कुल निकला होगा, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि पैरासाइट उनकी जिस्म के अंदर। ऐसा पानी ड्रिंक करने की वजह से भी होता है। तो ये सिंपली पैरासाइट मुफ्त खोर होती है जो खुद फायदा लेते हैं लेकिन हमको फायदा नहीं देते। दूसरा है बेटा एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट वो पैरासाइट जो कि जिस्म के बाहर रहता है, जिसका सिंपली आप मिसाल ले सकते हैं लाइस, जूं, ठीक है, लाइस जो कि इंसानों के जिस्म के अंदर रहती है, ठीक है, हैंड पर पहले डेंड्रफ की फॉर्मेशन करती है, पहले डेंड्रफ की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ये फॉर्मेशन कर लेती है, डेंड्रफ के बाद वो चेंज हो जाती है किसमें, ये लाइस में, जूं की फॉर्म में, ठीक है। आप बताएंगे सर ये जूं की भी ये पैरासाइट, यहाँ बेटा ये जूं एक पैरासाइट है जो कि इंसानों के ऊपर या एनिमल के ऊपर हमको काफी टाइम मिलती है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाएगा टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी बेटा ये एक किस्म की टेक्निक की स्टडी है, हम टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करें, यूज ऑफ टेक्निक फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। टेक्निक की स्टडी है जिसमें हम जीन को मैनिपुलेशन करके इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक बेटा इंसुलिन पढ़ा होगा। इंसुलिन क्या है, बेसिकली बेटा एक हार्मोन है। पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले क्या होता था, शीप जो कि एड है उसका ब्रेन इस्तेमाल करके उसमें इंसुलिन की फॉर्मेशन करते थे। आज से कुछ साल पहले तब कोई इंसुलिन का पेशेंट आ जाता। पहले इंसुलिन है क्या बेटा, इंसुलिन एक किस्म का हार्मोन है जो हमारे शुगर लेवल को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। अगर हमारी शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगी तो उसे कंट्रोल कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन करेगा, जिसको सीक्रेट कौन करता है, हमारा पैंक्रिया करता है। पैंक्रिया क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है। अगर हमारी शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगी तो इसको बैलेंस करेगा इंसुलिन। कभी कभी इंसुलिन की फॉर्मेशन होती नहीं, पैंक्रिया हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन को फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हमको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की फॉर्म में हमको वैक्सीन की फॉर्म में देनी पड़ेगी इंसुलिन। तो वो हो जाएगा इंसुलिन पेशेंट डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो जाएगा, या डायबिटिक पेशेंट हम सिंपली कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इंसुलिन ये एक किस्म की वैक्सीन है जो कि मिलती है इंसान को, ठीक है, कहां से, शीप से। तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जैसे डिस्कवर हुई, टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ, उसने क्या किया, उसने बेटा इस ऐसे किस्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसुलिन की फॉर्मेशन कर ली। अब आप जाएंगे ना कहीं पे स्टोर पे जाएंगे, आपको सिंपली इंसुलिन मिल सकती है, किसी भी स्टोर पे, किसी भी नहीं, जो कि एक रजिस्टर स्टोर होगी उस पे आपको इंसुलिन मिल सकती है, क्योंकि इंसुलिन अब मिल सकती है। पहले क्या होता था, वेट करना पड़ता था, तभी तो पेशेंट की हालत भी खराब हो जाती थी, ठीक है। अभी ये इजीली अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे जिस्म के अंदर जो कुव्वत मदाकत वाला सिस्टम है उसकी स्टडी, उससे हम सिंपली कहते हैं इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी, जीतू की स्टडी को हम क्या कहेंगे बेटा, एंटोमोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, जिस्म के अंदर ड्रग्स कैसे काम कर रहे हैं, एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कैसे काम कर रहे हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी।
फार्माकोलॉजी जैसे देखें आप, फार्माकोलॉजी में कैसे आ जाएगा, आप देख रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर हम पेनाडोल को इनटेक कर रहे हैं। पेनाडोल जैसे टेबलेट लेंगे हमारे, अगर आप देखेंगे मिसाल, ठीक है, आपको पैर में सूर है तो आप क्या करेंगे, सिंपली कोई टेबलेट लेते हैं जो कि पेन किलर होती है। तो पेन किलर टेबलेट क्या करेगी, हमारे जिस्म के अंदर जाके उस पेन को रिड्यूस करेगी। तो वो कौन सी ब्रांच में आ जाएगा, फार्माकोलॉजी में आएगा। तो फार्माकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ द ड्रग्स की वो कैसे काम कर रही है, कैसे एक्शन कर रही है, उसके सिंपली डेफिनेशन को फार्माकोलॉजी कहती है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और आगे लेक्चर आप चाहते हैं 9th क्लास के एमसीक्यूज आपको मिले, वर्कशीट मिले, तो इसी चैनल पे आपको एवरीथिंग इजीली प्रोवाइड करेंगे हम। उसके साथ नहीं भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ लाइक करना।